Hello guys, welcome to my YouTube channel Z Exampedia. This is the second part of freedom struggle in modern history. हमने इसके फर्स्ट पार्ट में फ्रीडम स्ट्रगल को बड़े ही इजी वे में याद रखने की कोशिश की थी और इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे थ्रू नोट्स। हालांकि जो स्टोरी है वो हमने देख ली है तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इंटेंशनली उधर कवर नहीं किए थे, अदरवाइज़ वो काफ़ी बोरिंग एंड लेंथी हो जाता। तो वो वीडियो थी एक स्टोरी याद रखने के लिए और ये वीडियो है कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, जैसे कहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आती है या उनके वर्क्स, डेट्स, एवरीथिंग। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पार्ट देखना मस्ट है, और जिन्होंने वो वीडियो देख ली है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दो। और जितना मैंने सोचा था उससे वीडियोस थोड़ी लेंथी चली गई, बट इतना है कि पॉइंट्स आपके सारे कवर हो जाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे जब हम हिस्ट्री पढ़ने बैठते भी हैं तो फ्यू डेज़ भी निकल सकते हैं अगर टाइम मैनेज ना किया जाए। बट ये वीडियोस आप एक दो बार एग्ज़ाम से पहले देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और इस वीडियो को हम टू द पॉइंट ही रखेंगे, नॉट डिटेल्ड स्टोरी। गाइज, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में शायद कह दिया था कि जो आईएनसी थी वो 1985 अराउंड ऐसा ही कुछ मैंने बोल दिया था, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, बट इट वाज फाउंडेड इन 1885। आईएनसी बनी 1885 में, और ये बनाई ए.ओ. ह्यूम ने, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और ये बनाई गई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, और 72 डेलीगेट्स ने पहली मीटिंग अटेंड की, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और इनका फुल नेम ए.ओ. ह्यूम का, एंड उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। और 1887 में जो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, और ये सेशन हुआ मद्रास में। फिर फर्स्ट इंग्लिश जो थे वो थे जॉर्ज यूल, और फर्स्ट वुमेन जिसने पहली बार एड्रेस किया कांग्रेस को वो थी कदम्बिनी गंगुले, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वाज सरोजिनी नायडू। ओके, आई एम टेलिंग यू क्या था। जो वुमेन थी, पहली वुमेन जिन्होंने एड्रेस किया जस्ट आईएनसी को, वो थी कदम्बिनी गंगुले। जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी वो थी एनी बेसेंट, और जो पहली वुमेन लेकिन इंडियन वाली प्रेसिडेंट बनी वो थी सरोजिनी नायडू। तो हो गया ये। और था कि ओनली एक ही सेशन था ऐसा जिसको महात्मा गांधी जी ने प्रिजाइड किया था, वो सेशन हुआ था बेलगांव में 1924, और ये डेट भी याद रखना, 1917 में एनी बेसेंट ने प्रिजाइड किया था। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये काफ़ी सेक्युलर थी, डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट थी। इसका काम था कि लोगों को पब्लिकली पॉलिटिसाइज करना, ये था इनका एम। और इनका ये था कि इंडियन लीडरशिप ग्रुप था, मतलब ये कि डिफरेंट पार्ट्स, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स से लीडर्स जमा हुए थे, इनका एक ग्रुप था। और इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो थी एंटी कॉलोनियल और नेशनलिस्ट। प्लस इनका काम था कि जो पॉपुलर डिमांड्स हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और नेशनल यूनिटी प्रमोट करना। एंड हाँ, ये थे इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और ये आपको मैंने कल पढ़ाया भी था, इसके पेजेस थे आईएनसी के, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, मास स्ट्रगल। तो ये आप जानते ही हैं, आप नहीं जानते हैं तो आप देख लें कौन थे ये, कि कैसे इमर्ज हुए, कहाँ से कहाँ तक इनका फेस चला। तो ठीक है, ये है एक इंपॉर्टेंट चीज़, सेफ्टी वेल्थ थेरी, क्योंकि अब ए ह्यूम ने, जो ब्रिटिशर्स थे खुद भी, उन्होंने हमें ये बनवाई थी आईएनसी। और ब्रिटिशर्स का कहना है कि, और ये याद रखना कि लॉर्ड डिफरेंट जो थे तब इंडिया के गवर्नर जनरल थे जब आईएनसी बनी थी और ह्यूम ने बनाई थी। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने एक एज अ सेफ्टी वेल्व बनाई थी। सेफ्टी वेल्व मतलब जो हमारे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों के बीच में एज अ वेल्व बनाई थी हमने, कि ये हम दोनों के बीच में रहे, लोगों के हमारे बीच में, और लोग डायरेक्ट हम तक ना पहुँचे और लोग इन तक पहुँचे, और अपनी जो उनकी ग्रीवियंसेस हैं, डिमांड्स हैं, वो इस तक कांग्रेस तक रहें, तो हम थोड़ा सेफ रहें, तो हमारे आगे एक सेफ्टी वेल्व रहे। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना है। लेकिन जो
लोग हैं, सॉरी जो इंडियन लीडर्स हैं इंडियन, वो कहते हैं कि अगर एओ ह्यूम ने हमें मतलब कांग्रेस वाले लीडर्स कहते हैं अगर एओ ह्यूम ने हमें सेफ्टी वेल बना के यूज़ किया है तो हमने एओ ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर बना के यूज़ किया है, एक ऐसा लाइटनिंग कंडक्टर जो नेशनलिस्ट फोर्सेस को पूरी इंडिया से टुगेदर ला रही है, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग थे, इतने सारे लीडर्स थे, तो वो सारे एक साथ लाए किसने, एओ ह्यूम ने। उसने अगर हमें यूज़ किया तो हमने उसे यूज़ किया। फिर ये है इंपॉर्टेंट सेशन जिनका मैं आपको बोल रही थी। जैसे पहला सेशन ये था, इनके कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके ईयर याद रख लेना। WC बनर्जी पहले थे, 70 डेलीगेट्स आए। दादा भाई नेहरू जी 1886 वाले में थे। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे पहले मुस्लिम, ये तो हमने देखा, ये भी देखा। कृष्ण गोखले जो थे, ये एक सेशन को इन्होंने भी प्रिजाइड किया है। फिर हैं 1906 में इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने स्वराज वोट स्वराज लाया था पहली बार, इधर आया था इस सेशन में। फिर 1907 का इंपॉर्टेंट सेशन है, ये डेट भी याद रखनी है। और रास बिहारी घोष ने इसको प्रिजाइड किया था, और यहाँ पर सूरत स्प्लिट हुआ था जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गई थी। और मद्रास का सेशन था, रास बिहारी घोष इसमें भी थे। INC जब थी, INC की कॉन्स्टिट्यूशन करने का बात की गई थी। और 1909 में लाहौर में थे, मदन मोहन मालवीय ने प्रिजाइड किया। ये इन्होंने कहा कि इनके पहले 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। याद रखना कि 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने लाया था सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट। और इस मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि डिसअप्रूवल किया था कि हम नहीं चाहते सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर 1916 का इंपॉर्टेंट है, AC मजमदर ने, जहाँ पर लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और INC के बीच में भी, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी। फिर एनी बेसन ने, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पहली फीमेल हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया था 1917 में। अमृतसर का सेशन मोतीलाल नेहरू ने किया, ये इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय ने किया 1920 वाला सेशन, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। और नागपुर वाले सेशन में जो थे जिसमें मैंने कहा था कि ये कुछ लीडर्स जिन्ना वगैरह ने INC को छोड़ दिया था, ये लिखा है यहाँ पे भी। और गया में जो थे सिया दास प्रिजाइड कर रहे थे, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। देख लेना, आप यहाँ कहीं लिखा है तो लिख लेना, नहीं लिखा है तो। बेलगांव पहला ही एक, ये याद रखना, 1924 में बेलगांव में पहला एक पहला सेशन है जहाँ पर गांधी जी प्रिजाइड कर रहे हैं। इसके बाद या उसके पहले कभी नहीं किया। कानपुर में एक हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू ने किया। और ये पहली जो थी इंडियन वुमेन थी जो प्रिजाइड करी थी। पहली वुमेन कौन थी? एनी बेसन, और पहली इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू। फिर MA अंसारी ने किया एक मद्रास में, इन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने किया, और यहाँ पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी। 1929 में लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 यहाँ पे जो है लाल नेहरू ने प्रिजाइड किया और कहा कि पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें टोटल पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। और और इसी सेशन में कहा गया था, जो आज हम 26 जनवरी मनाते हैं ना अपना रिपब्लिक डे, वो तब 1929 में कंसिडर किया गया था कि अगला जो साल आने वाला है 1930, इसका 26 जनवरी हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन आज हम इंडिपेंडेंस डे कौन सा मनाते हैं? 15 अगस्त, क्योंकि तब हम आज़ाद हुए थे। लेकिन 26 जनवरी को आज हम मानते हैं रिपब्लिक डे। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की थी, अडॉप्ट और इन्फोर्स की थी, और ये था 26। लेकिन उस वक्त कहा गया था कि हम इंडिपेंडेंस डे अगले साल, जैसे हम मतलब इनको लग रहा था कि हम बस 1930 तक ही आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। उसके बाद कराची में इंपॉर्टेंट सेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने किया, और इधर गांधी अर्बन पैक्ट भी इंडोर्स किया गया था, और फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की रेजोल्यूशन भी पास हुए थे। और राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे का एक सेशन प्रेजेंट किया है। और लखनऊ में हुआ एक 1936 जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने एक फैज़पुर में एक सेशन किया, प्रिजाइड किया था। और ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट सेशन था इन ए विलेज। कौन सा विलेज था? फैज़पुर। हरिपुर सेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखना। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। और अगले साल 1939 में फिर से त्रिपुरी में बने थे कौन, इलेक्ट किया तो किया था बोस को ही एज अ प्रेसिडेंट। बट फिर उसके जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट की कि हमें नहीं चाहिए सुभाष चंद्र बोस, कोई और लाओ। तो फिर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और उस टाइम पर जब फिर बोस ने रिज़ाइन किया तो उन्होंने अपना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में, और बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर रामगढ़ में एक सेशन हुआ जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रिजाइड किया। यहाँ पर लॉन्च की गई थी CDM। मतलब अगर फिर से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमारी बातें नहीं मानी तो फिर से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। हालांकि पहले 1929 वाले सेशन में जो नेहरू ने प्रिजाइड किया था उसमें तो एक बार हो चुकी है लॉन्च। तो एक सेशन था ये मीरठ में हो 1946 का लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, और ये लास्ट सेशन है बिफोर इंडिपेंडेंस, याद रखना।
कि जब इंडिपेंडेंस हुई तो इसका कौन था हेड प्रेसिडेंट उस टाइम, JP कृपलानी। और एरा ऑफ मॉडरेट्स के बारे में तो हमने बोला ही कि इनकी अप्रोच कैसी थी। लिबरल तरीके के लोग थे ये, प्रेयर्स पेटिशन प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे, कोई ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाते थे, कोई बाइकआउट वगैरह की बातें नहीं करते थे। और इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा और बनर्जी। मॉडरेट्स की डिमांड्स ये थी कि हमें एडिशनल मेंबर्स बन के जाना है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इलेक्शंस लड़ने हैं, और हमें बजट डिस्कस क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। और लिमिटेशंस आप इनकी पढ़ सकते हैं, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पर मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर वही करनी है तो वो अच्छे से की जाएगी, थोड़ा लेंथ ही और तरह से, तो हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट का रिस्पांस ये था टुवर्ड्स इसके INC के, कि जब INC में बहुत सारे लीडर्स ऐसे इमर्ज होते गए जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया कि हमने ही बनाई INC और हमारे खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनको गवर्नमेंट कहने लगी सीडेशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल्स बाबूस, इस तरह के टाइटल इनको दे दिए गए। फैक्टर सीडेशियस जो था ये डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन जो तब गवर्नर जनरल था। और ये यहाँ पर लिखा है कि जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन थी, ये सर सैयद अहमद खान ने राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर बनाई थी, और ये थी कांग्रेस के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए। एक्चुअली ये सर सैयद अहमद खान ने और बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन है ये इन्होंने इसलिए बनाई ताकि हम यूनाइटेड, मतलब किसके साथ रहें, हम लोग यूनाइटेड होके अंडर ब्रिटिश के अंडर हैं। ये दिखा रही थी ब्रिटिशर्स को, ये दिखाने के लिए कि हम आप लोगों के लाइल हैं, हम नेशनलिस्ट सारे मिलके आप लोगों के अंडर हैं, और आप क्या करो कि ब्रिटिशर्स से ये डिमांड थी इनकी कि आप हमें सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में हेल्प करो। तो सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि हमें थोड़ी डेवलपमेंट हो जाए, तो इसलिए इन्होंने बनाई यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, क्योंकि इनको दिखा जबकि कांग्रेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रही है, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हम उनके साथ रह के ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। उसके बाद एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म देखते हैं हम। काफ़ी मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब वही जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, इनका रीज़न क्या था, क्यों रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, कहीं किसी अंग्रेज़ पे मारने का अटैम्प्ट करना, मर्डर का अटैम्प्ट करना, किसी जगह और कुछ बम वम से उड़ा देना, इस तरह की चीज़ें। तो रीज़न ये थे कि तब तक लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई थी, क्योंकि तिलक, अरबिंदो घोष, इनके काम वाम देख के लोगों को मासेस में काफ़ी अवेयरनेस फैल गई थी, एजुकेशन ग्रो हो रहा था, तो लोगों को समझ आ रही थी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए, और वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, और उसकी वजह से इंडियंस को सबॉर्डिनेट माना जाता था। और मॉडरेट्स के अचीवमेंट से कुछ खास अचीव नहीं कर पाए थे। कर्जन जो था वो रिएक्शनरी पॉलिसी लाता जा रहा था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वगैरह, ऑफिशियल सेक्रेट जिसमें ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस, गवर्नमेंट की डोमिनेंस ज़्यादा हो जाती यूनिवर्सिटी में भी उनका कंट्रोल, सेक्रेट सेक्स लाया गया। और मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट था, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट लोग थे काफ़ी जिनसे ये लोग इंस्पायर हो रही थी, जैसे कि अरबिंदो घोष था, तिलक था, लाला लाजपत राय, इनसे ये रिवोल्यूशनरीज जो थे वो इंस्पायर हो रहे थे। और क्या 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 था, बहुत कुछ था। और दूसरी कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसी मोमेंट्स हुई जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, तो लोगों ने सोचा कि जब और कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकता है और कोई कंट्री लड़ सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं। जैसे मतलब ज़रूरी नहीं है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, किसी जगह पर कौन कॉलोनी बना के बैठा था, किसी जगह पर कौन, जैसे कि रशिया को जापान ने डिफीट किया 1905 में, तो ये सारी चीज़ों ने इंडियन को भी थोड़ा इंस्पायरेशन दी कि तुम लोग क्यों नहीं लड़ सकते फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ। और कुछ और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर जो था ब्रिटिशर्स का, फेमिन्स आए उनकी काफ़ी इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये कमर्शलाइजेशन करा रहे थे, जो कमर्शियल क्राफ्ट से हमें ज़बरदस्ती कमर्शियल क्राफ्ट लगवा रहे थे, उसकी वजह से इंडियन जो थे अपने लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे बल्कि बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, तो कमर्शलाइजेशन हो गई स्टार्ट, तो उसकी वजह से अपने खाने के लिए कम पड़ गया फूड ग्रेन्स वगैरह, तो फेमिन्स भी आ गए, ऊपर से काफ़ी क्लाइमेट चेंज की भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऊपर से बुबोनिक प्लेग, इस सब की वजह से। और ब्रिटिशर्स की एक्ट्स और पॉलिसीज़ थी जिनका इम्पैक्ट, जिसकी वजह से रिएक्शनरी पॉलिसी आई, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे वो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे थे, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो वो नहीं मिल रही थी। और ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट किस लिए लाए गए थे, जैसे कि प्रेस का फ्रीडम को कर्व करने के लिए, और ग्रेटर कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। फिर हो गई हमारी पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये हुई मेन याद रखना लैंग्वेज और रिलीजन की बेसिस पर, एग्जाम में आ सकता है किस किस बेसिस पर की गई थी, तो इन दोनों के बेसिस पर कह रहे थे कि बंगाल बहुत बड़ा है, एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी असल में ये अपना रही थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मित्रा और के मित्रा, और इन्होंने जो थी एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट की थी। फिर आता है हमारा मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये भी उसी में आता है। ये पहले हम मतलब रीजंस पढ़ रहे थे, अब सॉरी मुझे लगा एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पे, ये पेज रिपीट हो गया है।
हाँ, न्यूज़पेपर भी कुछ इस रिवोल्यूशनरी टाइम के टाइम पर जो आए, हितावड़ी था, बंगाली था, न्यूज़पेपर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। फिर ये हो गई स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट स्टार्ट, और ये कलकत्ता टाउन हॉल से स्टार्ट हुई करनी। और ये याद रखना एरियाज़ प्लस उनके लीडर्स कौन थे। बॉम्बे, पूना और बॉम्बे से स्वदेशी मूवमेंट कर रहे थे तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय प्लस एनजी अजीत सिंह, दिल्ली से सैयद हैदर रजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लाई। और कहाँ से स्टार्ट हुई? 1905 में हुई स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट स्टार्ट की किसने? गोखले में, बनारस से स्टार्ट की, ठीक है, गोखले ने बनारस, और यहीं से हुई स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। और फिर अगले साल 1906 में कोलकाता में दादा भाई नेहरू जी ने मतलब हेड करी थी ये स्वदेशी बाइकाट, और उसमें 4 रेजोल्यूशन पास की गई थी, याद रखना, जिसमें 4 रेजोल्यूशन का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्वराज, स्वदेशी, बाइकाट, नेशनल एजुकेशन, ठीक। और 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था, हमने पढ़ा, रास बिहारी घोष जो थे उस टाइम हेड कर रहे थे आईएनसी को। और फिर मोमेंट्स अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के दौरान क्या क्या और चीज़ें हो रही थी। इसी स्वदेशी बाइकाट मूवमेंट के दौरान ही कुछ फेस्टिवल्स वगैरह चलाए जा रहे थे, तिलक वगैरह, क्योंकि ये चाहते थे कि फेस्टिवल्स में लोग मिलने आए एक दूसरे से, और यहीं पे हम अपनी बातें स्टार्ट। आज का ज़माना तो है नहीं सोशल मीडिया पर एक चीज़ टैग करो, हैशटैग लगाओ कुछ तो, और वो वायरल हो जाएगी और सबको पता लग जाएगा। नहीं, वहाँ पर फेस्टिवल्स के थ्रू चीज़ें स्प्रेड की जा रही थी, और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर की बातें भी शेयर की जा रही थी। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल नेशनल कॉलेज जो था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान किसने स्टार्ट किया था? अरबिंदो घोष ने, ये अरबिंदो घोष इसके पहले प्रिंसिपल बने थे। स्टार्ट तो इन कुछ लीडर्स ने मिलकर किया था, और ये इंस्पायर होकर किसने स्टार्ट किया था? टैगोर के जो शांति निकेतन था उससे इंस्पायर होकर ये बंगाल नेशनल स्कूल कॉलेज बनाया गया था। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी, बंगाल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। और चिदम्बरम पिल्लाई जो थे, हमने देखा कि तमिलनाडु के टुटिकान से थ्रू ये लड़के रहे थे, स्वदेशी बाइकाट चला रहे थे। कल्चरल इम्पैक्ट कुछ थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमर सोनार बांग्ला जो है वो किसने लिखा और किसके दौरान? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा, और स्वदेश गीत हम लिखा सुब्रमण्यम भारती ने। और भी कुछ समितिज ऑर्गेनाइज हो रही थी, और जैसे बारिसल समिति अश्विनी कुमार दत्ता ने स्टार्ट की थी, ये हमने पढ़ा चिदम्बर पिल्लाई। और हाँ, ये है कि मास पार्टिसिपेशन जो स्वदेशी बाइकाट में था, स्टूडेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, लेकिन मुस्लिम बहुत कम थे। और उनमें से एक मुस्लिम जो था नवाब सलीमुल्लाह, उसने स्वदेशी बाइकाट के दौरान ही, क्योंकि पार्टीशन भी हो चुकी थी, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली 1905-6 में। प्लस वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, लेबर ने भी। और गवर्नमेंट के रिप्रेशन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये कैरोटिनिस्टिक पॉलिसी अपना रही थी। तिलक जो थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़, कि तिलक जो थे केसरी न्यूज़पेपर की वजह से ही 1919 में इनको सिडेशन की बेस पर ये अरेस्ट कर दिया गया था। फिर ये इंपॉर्टेंट एक्ट है मॉर्लिमेंट और रिफॉर्म, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट लाई, और एक इंडियन, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंडियन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। तभी मैंने बोला था आपको कि ये एक्ट्स जो हैं आप 1-2 पेज में अलग से लिख लेना, उनकी नोट्स बना लेना, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज करो या ट्रिक्स के थ्रू याद रख लो, तो वो आपको याद रह जाएंगे और पॉइंट्स मिक्सअप नहीं होंगे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला ऐसा इंडियन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री ली थी इन्होंने। और फिर एनलमेंट होगी बंगाल पार्टीशन की, ये हमने पढ़ा। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? मॉडरेट्स में ज़्यादा ज़मींदार और अपर मिडिल क्लास के लोग थे, और एक्सट्रीमिस्ट में ज़्यादा एजुकेटेड और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। ये बिलीव करते थे, फिर ब्रिटिश में ये नहीं करते थे, ये सेल्फ रिलायंस चाहते थे, याद रखना। सेल्फ रिलायंस कौन चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, प्लस एक्सट्रीमिस्ट बाइकाट एंड पैसिव रेजिस्टेंस चाहते थे। जबकि जो मॉडरेट्स थे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट्स, ये प्रेयर पटिशन इस पे बिलीव करते थे, और जो मॉडरेट्स थे इन्होंने इनमें थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ये लिखी दादा भाई नेहरू जी ने, और ये पॉवर्टी एंड अर्बन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारा कुछ लिखा दादा भाई नेहरू जी ने। और लीडर्स ये पढ़ लेना, ये लाल बाल पाल हो गए एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स। फिर आते हैं हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी पेजेंट चलाई थी। तिलक के जर्नल्स थे केसरी, मराठा, याद रखना। केसरी जो थी वो रुको एक मिनट, मराठी जो थी वो थी इंग्लिश में, और केसरी जो थी वो थी मराठी में, लैंग्वेजेस इनकी, ठीक है। और फेस्टिवल्स किसने चलाई थी? याद रखना, तिलक ने, शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल्स। और चपेकर ब्रदर्स और हाँ, चपेकर ब्रदर्स ने ये लैंड और एमहेरेस्ट है, इनका मर्डर किया था, जो ब्लैक कमीशन के मेंबर्स थे। फिर ये सावरकर ब्रदर्स, जिन्होंने मित्रा मेला बनाई थी, और जो बाद में मर्ज हो गई थी अभिनव वार्ता में। तो मतलब अगर पूछे अभिनव मित्रा मेला किसने बनाई थी, तो सावरकर ब्रदर्स ने। अभिनव वार्ता बनाई थी तो वीडी सावरकर ने। सावरकर ब्रदर्स ये सावरकर ब्रदर में से एक है। फिर था ये बरिंदर कुमार घोष, अनिशीलम समिति जो बनाई थी
प्रमाथ नाथ मित्रा और जितेंद्र बनर्जी ने, नॉट सुरेंद्र, इस जितेंद्र बनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष। फिर युगांतर वीकली जो था ये बनाया था वीरेंद्र कुमार घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र दत्ता ने। रास बिहारी घोष, बोस, रास बिहारी बोस घोष ने तो वो एक आईएनसी का सेशन प्रिजाइड किया था जिसमें सूरत स्प्लिट हुआ था। ये सचिन सान्याल, इन्होंने कुछ सेक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। युगांतर, याद रखना, युगांतर न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? वीरेंद्र कुमार घोष ने। और एक था ये जज, एक था किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंका गया था, किसके थ्रू? प्रफुल्ला चकी और खुदीराम बोस ने फेंका था। और घोष ब्रदर्स और अरबिंदो ने मिलकर अलीपुर कंस्पायरेसी केस या मैनिकतला बम कंस्पायरेसी केस, और इसमें अरबिंदो घोष में याद रखना इनका हाथ था। फिर ढाका अनुशीलम, ये दूसरी अनुशीलम समिति थी, इसमें थे पुलिन दास बिहारी। हाँ, पहले जो हमने अनुशीलम समिति पढ़ी थी वो तो थी मिदनापुर कलकत्ता में, और वो प्रमाथ नाथ मित्रा, और दूसरी अनुशीलम समिति ये ढाका वाली थी, ये पुलिन बिहारी दास। अब हैं ये अनंत लक्ष्मण नासिक कंस्पायरेसी केस, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। और दिल्ली कंस्पायरेसी केस में ये कुछ थे। ये जो वाइसराय हार्डिंग था, इस पे बम फेंका था किसने? रास बिहारी बोस ने। सचिन सान्याल भी थे और बसंत कुमार विश्वास भी थे। लाला लाजपत राय का था ये पंजाबी न्यूज़पेपर। अजित सिंह की भारत माता जनरल थी। रास बिहारी घोष गदर रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे, और रास बिहारी घोष इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में भी इन्होंने बहुत हेल्प करी थी बाद में, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। मतलब बनाई तो कैप्टन मोहन बोस ने थी, मोहन सिंह ने थी, लेकिन बाद में तो वो अंडर सुभाष के ही अंडर आ गई थी। श्याम कृष्ण, हाँ, और ये कुछ हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड में कौन कौन सी हुई। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया। मदन लाल धिंगरा ने मारा था कर्जन वैलिया को, और मैडम बेकर जी कामा ने ये पेरिस में वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जिसको अजीत सिंह ऑपरेट कर रहे थे। फिर गदर पार्टी जो है ये सैन फ्रांसिस्को में इसके हेडक्वार्टर्स थे, अमेरिका। और ये इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो थे लाला हरदयाल ने ही ये स्टार्ट की थी गदर पार्टी। रामचंद्र करतार सिंह सरबा, तारकनाथ दास, ये सारे थे। और इन गदर पार्टी वालों ने स्वदेश सेवक संघ, यूनाइटेड इंडिया हाउस वगैरह सेटअप कर रखे थे। ककोरी कंस्पायरेसी केस जो थे ये जो थे ये लोग, इन्होंने ककोरी ट्रेन की रॉबरी की थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, तो इम्पॉर्टेंट। फिर एक इंसिडेंट हुआ है कोमागाता मारू, और फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसके इफेक्ट्स मैंने बताए आपको। इसमें क्या हुआ था कि डिफरेंट इंसिडेंट होते रहते थे, उनमें से ये था कोमागाता मारू, जो डायरेक्ट इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जापानीज़, ये एक एक्चुअली स्टीम शिप थी जो निकली सिंगापुर से, जा रही थी कनाडा। तो कनाडा इतना लंबा सफ़र करके ये कनाडा पहुंचे। कनाडा में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इस स्टीम शिप में थे कौन? 6 और कुछ पंजाबी मुस्लिम्स, ठीक। ये पहुंचे कनाडा, इनको वहाँ पर उन लोगों ने पहले आने नहीं दिया, और जब पकड़ के उनको मारा पीटा, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। और ये आ गया गदर लीडर्स को गुस्सा। करतार सिंह, रघुबर दास, राज बिहारी घोष, सचिन सान्याल, इन्होंने इनके खिलाफ फिर निकाले क्या, बहुत ज़्यादा वायलेंट अटैक किया ब्रिटिशर्स पर। और फिर लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको कोमागाता मारू के इंसिडेंट के बाद ये जो अटैक हो रहा था इसको सप्रेस कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने लाया डिफेंस इंडिया एक्ट 1915, और ये मोस्ट ड्रैकोनियन टूल माना जाता है कि ये ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन स्ट्रगल्स के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्ला ने काबुल में जाके प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बनाई थी। याद रखना, प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट किसने बनाई थी, ये पूछा गया भी है शायद, तो ये याद रखना। म्यूटिनी इन सिंगापुर, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, मॉडरेट्स कौन थे ये जानते हैं हम, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे ये भी जानते हैं, रेवोल्यूशनरी से। होम रूल लीग, ये जो थी ये एक्चुअली आयरिश जो है, आयरिश की होम रूल लीग हुई थी, उससे इंस्पायर होके तिलक को एनी ने कहा कि आप भी होम रूल लीग बनाओ, तो उसके थ्रू हम सेल्फ गवर्नेंस मांगेंगे, मतलब सेल्फ रूल मांगेंगे। तो तिलक ने बनाई, एनी ने बनाई, और तिलक के जो थे बेलगांव में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। हेडक्वार्टर्स पुणे थे, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। जो
जो लीग की ब्रांचेस थी, एक थी तिलक की ब्रांच, एक थी एनी की ब्रांच। तिलक की ब्रांच कहाँ कहाँ थी, इसके 6 मेन सेंटर्स थे, और जो मेन है वो है महाराष्ट्र, लेकिन ये याद रखना कि महाराष्ट्र में थी लेकिन बॉम्बे सिटी को छोड़ के, ठीक है, बॉम्बे सिटी में तिलक का नहीं था, वहाँ पर एनी का होगा। कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार, ये 4 रीजन्स याद रखना। यहाँ पर थी तिलक की लीग, प्लस जो एनी की है वो सारे इंडिया में है एक्सेप्ट तिलक के एरिया के, तिलक के एरिया को छोड़कर बाकी सारे सब कहीं है। और जो एनी बेसेंट है इसने मद्रास से स्टार्ट की अपनी होम रूल लीग, और तिलक की जो होम रूल लीग है वो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई बेलगाम में और हेडक्वार्टर थे पुणे में। और ये जो प्रेसिडेंट रहे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, इसके तिलक की होम रूल लीग के प्रेसिडेंट, और सेक्रेटरी थे केलकर। और भी तिलक के साथ कुछ लीडर्स थे, ये आप देख लेना कौन कौन से थे। और जो एनी बेसेंट के साथ थे वो ये थे, रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, अरुंधले वाडिया। और एनी जो है एनी बेसेंट, इसने ही टर्म दी है कॉमनवेल्थ की, कीप इन माइंड। और 1920 में गांधी जी प्रेसिडेंट बन के थे इस ऑल इंडिया होम रूल लीग के, और उन्होंने इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख दिया था, और बाद में इसको होम रूल लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही ज्वाइन या मर्ज कर लिया था। और एनी बेसेंट ने और क्या क्या किया, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी लाई अदियार मद्रास, इधर तमिलनाडु में। याद रखना कि एनी बेसेंट में ने अदियार में लाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में, लेकिन असली में जो बनाई थी वो न्यूयॉर्क में बनाई थी HS अलकोट ने और ब्लावरस्काई ने, ठीक है, न्यूयॉर्क में बनाई थी। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था बनारस में, वो एनी बेसेंट ने सेटअप किया, बनारस में इसने बनाया था। याद रखना कि यही वो वाला नेशनल सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही आगे जाकर मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई। और ये तो हमने देखा ही कि होम रूल लीग इन्होंने तिलक के साथ मिलकर बनाई। और तिलक, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, और गांधी ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा है, और नेहरू ने इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा है, और इनको लोकमान्य तिलक कहते हैं। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई, और फर्गुसन कॉलेज बनाया, और गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती के फेस्टिवल स्टार्ट किए, और स्वराज इज माई बर्थ राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट, कि किसने कही है ये वाली स्लोगन किसने दिया है। तो और वीकलीज इनकी थी केसरी, मराठा, ठीक, की तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक होम काउंसिल, ये किसने लिखी बुक्स, तिलक जी ने। और लखनऊ पैक्ट AC मजुमदार थे, और ये किस किस के बीच में था ये भी हमने पढ़ा। और मौलाना आज़ाद जो थे, इन्होंने, इनकी अल हिलाल न्यूज़पेपर था, और कॉमरेड जिन्ना का था। और रीज़न क्या थे मुस्लिम लीग के इकट्ठे होने के, क्योंकि अब सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी INC वाले मान गए थे, बंगाल की पार्टीशन की एनलमेंट हो गई थी, और ये अलग तो रह नहीं सकते थे, दोनों को एक साथ ही मिलना था। और था कि फिर अब इसके बाद आ गई मॉन्टेग स्टेटमेंट ऑफ 1917, जो बाद में एक्ट बन के आया था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके पहले एक रिपोर्ट आई थी। और इसमें भी वही इस तरह की चीज़ें कही गई थी जो बाद में एक्ट में आई थी, कि इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और इसने कहा हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे और सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। और फिर ये एक्ट आ गया था जिसका मैं बोल रही थी। इसमें कहा कि प्रोविंशियल, एक्चुअली लोग मांग रहे थे कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो, लेकिन इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो नहीं दी, लेकिन हमें दे दिया क्या, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दिए। तो एक तो इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं लाई, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाई, दूसरा इन्होंने डायरकी लाई। और डायरकी में एक मैं समझाती हूँ आपको डायरकी लाई क्या हुआ, कि जैसे एक होती है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव की लिस्ट, और दूसरी लेजिस्लेचर लिस्ट। इसमें इसको तो नहीं, लेकिन इसको सेपरेट किया था किसमें, फेडरल लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में। और इसको छोड़ो अलग, ये तो फेडरल लिस्ट है, सेंटर के अंडर जो चीज़ें आती हैं। लेकिन ये जो प्रोविंशियल लिस्ट है, इसमें कुछ होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स और कुछ होते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नर जनरल ने अपने, और गवर्नर जो है प्रोविंसेस का, उस प्रोविंसेस के गवर्नर ने अपने और प्लस अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है। गवर्नर ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर, और जो ट्रांसफ़र हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, प्लस इधर भी गवर्नर का रोल है। ये किस किस के अंदर है, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये गवर्नर और लेजिस्लेटर के अंदर, ठीक। तो ये ट्रांसफ़र किए हुए सब्जेक्ट्स हैं। और जब इन पे कोई रूल बनेगा तो जो मिनिस्टर्स हैं, इलेक्टेड मिनिस्टर्स, ठीक है, आगे ये इलेक्शंस भी आए हैं ना, मतलब इलेक्शंस तो पहले ही आए हैं, इलेक्शन
9 वाले जो एक्ट है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन मेंशन किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले जब इलेक्शन का कंसेप्ट यूज़ हुआ था ये 1892 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें आ गया था। ये आप एक एक्ट्स पढ़ लेना। इंडियन काउंसिल एक्ट का जो 1892 है उसमें इलेक्शंस करवाई गई थी, लेकिन इलेक्शंस वर्ड यूज़ नहीं किया था। ठीक है, इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया था। और यहाँ पर कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन कराए गए थे और कुछ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। लेकिन फिर जो 1909 वाला एक्ट आया था जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट भी लाई थी मुस्लिम के लिए, उन्होंने इलेक्शन का वर्ड भी यूज़ किया था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया था। ठीक है, और अब जो ये 1919 वाला एक्ट पढ़ रहे हैं हम, इसमें जो इलेक्शंस हैं ये मतलब लिमिटेड फ्रेंचाइज के तौर पर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्शन हुए हैं। तो यही हम देख रहे थे कि एक मिनट तो जब इस पे ये रिजर्व लिस्ट जो है इस पर कोई बात होगी, कोई लॉ बनाया जाएगा, तो उसमें जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे उनकी उनसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जब इन रिजर्व लिस्ट पर या सब्जेक्ट्स पर कोई बात होगी। लेकिन जो ये हैं ट्रांसफर्ड, तो क्योंकि ये तो दिए ही लेजिस्लेचर को ट्रांसफ़र किए हुए हैं, तो इन पर जो है मिनिस्टर्स की, इलेक्टेड मिनिस्टर्स की बात मानी जाएगी। तो इस टायर की सिस्टम को डबल रूल सिस्टम भी कहते हैं। और इस एक्ट ने बाई कैमरलिज्म लाया था और कहा था कि गवर्नर के एसेंट की ज़रूरत होगी किसी भी बिल को पास करने के लिए। साइज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इंक्रीज़ किया गया था और कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल है वो ये इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, यहाँ पे है लिख के ऑर्डिनेंस। और इसी में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया का वो भी लाया गया था, सेटअप इसी के थ्रू करना था। और याद रखना इधर शायद नहीं लिखे है, इंडिया के लिए हाई कमीशन भी लाया था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और कहा गया था कि 3 एग्जीक्यूटिव्स अब इधर 3 एग्जीक्यूटिव्स हो जाएंगे अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 3 इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में होंगे। और एक मिनट इसको हटा लूँ मैं। और कहा गया था कि जो प्रोविंशियल बजट है उसको सेंट्रल बजट से सेपरेट करेंगे। ठीक है, और फिर कहा कि 10 साल के बाद अब स्टैट्यूटरी कमीशन एक आएगा, स्टैट्यूटरी कमीशन एक लाया जाएगा। लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन को लाना पड़ा क्योंकि बीच में वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मसला हो गया था, तो इनको थोड़ा जल्दी आना पड़ गया। और ये पॉइंट्स जो मैंने बताए और जहाँ यहाँ पे भी लिखे हैं अलग से किसी पेज पे लिख लेना। और ये अब गांधी का साउथ अफ्रीका वाला फेज़ है, पढ़ सकते हैं आप, इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। इन्होंने गांधी जी ने नाटाल इंडिया कांग्रेस बनाई थी साउथ अफ्रीका में, और इंडियन ओपिनियन जो था वो भी वहाँ साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। और फिर जब ये वापस इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915, याद रखना डेट, ये वापस इंडिया आए थे, पारवसी भारतीय दिवस माना जाता है। और ये वापस जब आए इंडिया में तो साबरमती आश्रम में चले गए अहमदाबाद, और वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु बने। याद रखना कि पॉलिटिकल गुरु गांधी जी का कौन था, गोखले थे। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया चंपारण सत्याग्रह, इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। जब इन्होंने चंपारण का काम किया तो उधर क्या था कि 3 खटिया सिस्टम चंपारण में यूज़ किया जाता था, जहाँ 3 आउट ऑफ 12 पार्ट का लैंड जो था उसको इंडिगो के लिए यूज़ किया जा रहा था। और फार्मर्स इस कमर्शियल क्रॉप्स के लिए अपनी लैंड को यूज़ करके तंग आ गए थे। और राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया गांधी जी को कि चंपारण का मसला हल करो, तो इनके साथ राजप्रसाद बिस्मिल थे, मजरुल हक, महादेव देसाई, नरहरी कृपलानी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के काटन मिल के ऑनर ने जो कहा था कि मतलब जो प्लेग हो गया था उसका बोनस मिलना चाहिए था कुछ वर्कर्स को, लेकिन ये जो था ये राइज नहीं कर रहा था, उनको बोनस नहीं दे रहा था। तो वो जो थे स्ट्राइक कर रहे थे अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक के वर्कर्स, तो गांधी जी गए, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की। और वो तो डिमांड कर रहे थे वर्कर्स के 50% इंक्रीज़ करो, लेकिन उन्होंने 35% इंक्रीज़ कर लिया था। और यहाँ पर अनुसुईया साराभाई इनके साथ थी। ठीक, ये जो फैक्ट्री का ऑनर था उसकी बहन थी, लेकिन थी किसके साथ, गांधी जी के साथ। खेड़ा सत्याग्रह, इसमें जो ये पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मानी जाती है। क्रॉप्स एक्चुअली फेल हो गए थे और स्टिल जो थे अंग्रेज हाई रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे फार्मर से। लेकिन कहा यह गया था कि अगर कभी भी कोई ऐसा लाइक क्लैमिटी आ जाए जिसकी वजह से 1/4 से कम प्रोड्यूस हो, तो हम जो है रेंट ज़्यादा नहीं मांगेंगे, रेंट मांगेंगे ही नहीं। लेकिन स्टिल कम हुआ था इनको प्रोड्यूस फार्मर्स को, स्टिल वो उन लोगों ने हाई टैक्स रखा था। तो गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ यहाँ पे गए खेड़ा में, और नरहरी और मनोहर लाल और इंदुलाल के साथ, तो वहाँ पर ये खेड़ा सत्याग्रह किया और वहाँ का मसला भी हल किया। फिर आ गया रौलैट एक्ट जो उन्होंने लाया था, उसके खिलाफ पहला मास सत्याग्रह हुई जब रौलैट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग में सकेर हो गया। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि चलो मास स्ट्रगल स्टार्ट करो, और उसी मास स्ट्रगल में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर दिया गया था, और फिर जलियांवाला बाग में सकेर हो गया था। और फिर
और जो भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि यहाँ से प्रोटेस्ट चल रही थी तो वो लोग भी अब गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते थे। जिन्ना मदन मोहन मालवीय वगैरह ने रिज़ाइन कर लिया था। और जलियांवाला बाग क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। और ये हुआ था कि इस मैसेकेयर वाले जो जलियांवाला बाग का हो गया था, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल उनको दिया गया था अंग्रेज़ों ने, वो इन्होंने रिनाउंस कर दिया। और गांधी जी और सरोजनी नायडू को केसरी हिंद का टाइटल मिला था, इन्होंने भी ये छोड़ दिया। और इसके बाद गांधी जी ले आए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और हाँ, एक हंटर कमेटी बिठाई गई थी, जिसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं। ये किस पर बिठाई गई थी? जलियांवाला बाग मैसेकर पे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हंटर कमेटी किस पे थी तो इस मैसेकर पे थी, ठीक। और रवलाट एक्ट के बाद ही आई थी। और इसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर जिसने लोगों पर जलियांवाला बाग मैसेकर में फायर करवाया था, उसको इन्होंने सिर्फ यही कंडेम ही किया, बट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं दिया उसके खिलाफ। तो हालांकि अगर कोई पूछे कि इंडियन नहीं थे हंटर कमेटी में, नहीं, 3 इंडियंस भी थे, ठीक है, लेकिन स्टिल इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। तो कांग्रेस ने फिर अपनी एक कमेटी भी बिठाई थी, इनमें ये वाले मेंबर्स थे, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया डायर के कि इसको डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन इनके हाथ में तो था नहीं, बट इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इसको। और ठीक है, गांधी जी को नाइट केसरी हिंद मिला कब था? 1915 में, आप पढ़ सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये जो 31 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुई, डेट याद रख लेना। खिलाफत कमेटी ने स्टार्ट की थी एनसीएम फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक। खिलाफत कमेटी एक्चुअली मुस्लिम ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी फॉर कैलिफी ऑफ टर्की, क्योंकि टर्की के खिलाफ जा रहे थे ब्रिटिशर्स, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ये अली ब्रदर्स ने स्टार्ट करी थी। और ये हजरत मोहानी भी थे उनके मेंबर, उन्होंने एक कॉल दी थी टू बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स। और फिर गांधी जी जो थे इसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के, इन्होंने फिर आगे चलाई ये। और ये तो कुछ बाकी डिटेल हैं टर्की वगैरह से रिलेटेड, खिलाफत कमेटी कलकत्ता सेशन, और ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जो एनसीएम है ये 1920 में लॉन्च हुई, और तब जब लॉन्च हुई ये उस टाइम प्रेजाइड कौन कर रहे थे आईएनसी का सेशन? वो थे लाला लाजपत राय। और ये मैंने बोला था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कुछ लोग लॉफुल स्ट्रगल में बिलीव करते थे, तो उन्होंने आईएनसी को छोड़ दिया था। उनमें थे जिन्ना, बेसेंट, ये सारे लोग। और कुछ लाइट्स थे जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी, वो ये लोग थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। और ये INLF तो मैंने आपको बताया था, ये रवलाट सत्याग्रह के बाद ही बनाई गई थी, सप्रू और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी ने, जो ये कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम लिबरल रहेंगे। और ये कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट्स याद रखना है, इसको हिमालयन ब्लंडर कहा जाता है। और इस हिमालयन ब्लंडर के बाद जो पुलिस स्टेशन वगैरह को आग लगा दी गई थी, तो कांग्रेस जो थी वो बारदौली में मिली और विड्रा कर लिया एनसीएम। उसके बाद जो मोतीलाल सीआर दास, जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, उन्होंने फिर अपनी स्वराज पार्टी बनाई, सो दैट वो लेजिस्लेचर और काउंसिल्स में एंट्री कर सकें। फ्रस्ट्रेशन थी इनको ड्यू टू विड्रॉल ऑफ एनसीएम बाय गांधी। और फिर ठीक है, और ये सेशन तो हमने देखे थे। हाँ, इरविन की डिक्लेरेशन, ये इसको डिपाली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जिसने कहा कि डोमिनियन स्टेटस देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने का प्रॉमिस किया, लेकिन कोई टाइम लाइन मेंशन या डेडलाइन मेंशन नहीं की। उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो ने जो इनकी लीडर्स की डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई, और जो गांधी जी थे इन्होंने 11 डिमांड्स भी रखी थी, वो भी पूरी नहीं हुई। फिर ये कहने लगे गांधी जी कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूँगा। टाइम लाइन आप देख लेना, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है, तो टाइम लाइन मैंने ऑलरेडी आपको समझाई हुई है। और CDM में टोटली डिसओबे किया जाता है, और बाइकाट भी करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को। और पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है 1929 के कांग्रेस सेशन में, जिनको प्रिजाइड नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस के गांधी जी की डिमांड्स आप पढ़ लेना, जिनमें इंपॉर्टेंट थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, लेकिन भगत सिंह नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था कि सॉरी ये अलग है, भगत सिंह को नहीं, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनको अरेस्ट किया गया था। और फिर जब गांधी ने 11 डिमांड्स रख के उनकी कुछ डिमांड्स नहीं भी मानी गई, बट स्टिल उसके बाद इन्होंने इरविन के साथ पैक्ट किया था। जब इरविन ने कहा कि चलो मान लेते हैं आपकी बात, जब इन्होंने रिज्यूम की थी, तो अपनी CDM रिज्यूम की थी, तो उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट कर लिया था, लेकिन भगत सिंह को नहीं छुड़वाया था। तो उसके बाद भगत सिंह को न छुड़वाने की वजह से लोगों को गुस्सा आ गया था। उन्होंने ब्लैक फ्लैग मार्च भी निकाली थी अगेंस्ट गांधी। लेकिन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उनसे कोई ये गांधी की जो 11 पॉइंट्स थे, इनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, और इसके बाद CDM फिर से स्टार्ट हो गई। और ये है कि रिस्पांस क्या रहा लोगों का टुवर्ड्स साइमन कमीशन आगे है, हम देखते हैं। कांग्रेस ने अपोज किया, ये सॉरी एक मिनट में यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है।
अंबेडकर ने बहिष्कृत हिता करनी सभा बनाई थी, ठीक। साइमन कमीशन आया था, ये मैंने बोला, ये कह रहा था इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, फेडरलिज्म, ये याद रखना 4 पॉइंट, फेडरलिज्म, डायरकी, सेपरेट इलेक्टोरेट, और रिजेक्ट किया था पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंटर, ठीक। और जो थे, हाँ, इस साइमन कमीशन के खिलाफ जब लोग आवाज़ उठा रहे थे तो उनमें इन्होंने लाठीचार्ज की, जिनमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। और इसी का बदला लेने के लिए बाद में भगत सिंह ने साउंडर्स की हत्या कर ली थी, लेकिन साउंडर्स को नहीं मारना चाहिए था, जेम्स ए कॉट को मारना चाहिए था, लेकिन गलती से उन्होंने साउंडर्स को मार दिया। तो जेम्स ए कॉट पुलिस ऑफिशियल था जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, लेकिन इन्होंने गलती से इसको मार दिया और भगत सिंह को बाद में फांसी हो गई थी। और ये साइमन कमीशन और किस पे आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, और प्लस जो डायरकी का सिस्टम जो जीओ एक्ट 1919 में आया है उसकी वर्किंग पे बात करेंगे। लेकिन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह आगे से की, और किस किस ने सपोर्ट किया इसको ये लिखा है, सिर्फ एंग्लो इंडियंस और डिप्रेस्ड क्लासेस ने सपोर्ट किया। और क्योंकि ये स्पिरिट इलेक्टोरेट वगैरह को मान रहा था ना, इसलिए किया इन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन जो थे, हाँ, यूनियनिस्ट जस्टिस पार्टी और मोहम्मद शफ़ी एक मुस्लिम थे, उन्होंने भी किया था, ये मुस्लिम लीग के थे। सारी मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया, खाली मोहम्मद शफ़ी वाले अंडर जो लोग थे उन्होंने किया था। और किसने अपोज़ किया था, INC, जिन्ना और हिंदू, मतलब ये जो मेन थे इन्होंने अपोज़ कर लिया था साइमन को। और नेहरू रिपोर्ट तो हमने देखा कि मोतीलाल नेहरू ने लाई, लेकिन ये पास नहीं हो पाई। ये डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, और क्या क्या पॉइंट्स थे आप इनके देख सकते हैं। लेकिन ये जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करती थी, और ये कह रही थी कि हम मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं देंगे उन वाले इलाकों में जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी है, मतलब सिर्फ माइनॉरिटी वाले इलाकों में ही मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलेगी, नॉट मेजॉरिटी। और जहाँ, और याद रखना कि पंजाब और बंगाल में नहीं मिलेगी, ठीक है, इसने ये कहा था। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस होंगे। इसके बाद जिन्ना ने अपोज कर दिया था ये सारा कुछ, और उसके बाद जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स किए थे। एंड हाँ, नेहरू ने सुभाष चंद्र के साथ मिलके नेहरू ने सुभाष चंद्र के साथ मिलके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना ली थी। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग और सिख लीग ने भी इसको, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था, क्योंकि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। और ये मैंने कुछ ये मुस्लिम लीग्स का क्या रिएक्शन था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं, हम जॉइंट इलेक्टोरेट ही हो जाएंगे। तो उनकी कुछ डिमांड्स थी, ये आप पढ़ लेना। फिर था जिन्ना के 14 पॉइंट्स। ये कह रहे थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और प्रोविंसेस को पावर्स होने चाहिए, क्योंकि ये सोचते थे प्रोविंसेस को पावर्स मिल जाएंगे तो हम अपने प्रोविंस फिर बाद में अलग कर लेंगे, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और 1/3 रिजर्वेशन तुम लोग जो हमें दोगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी दोगे। और ये सारा कुछ आप देख लेना। कलकत्ता सेशन जो हुआ, इसमें ये कहा गया कि विद इन 1 ईयर आपको हम पीरियड देते हैं, हमारा गोल डोमिनियन स्टेटस वगैरह का एक्सेप्ट करो, नहीं तो बाद में हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी मांगेंगे, प्लस CDM भी लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद CDM लॉन्च हो गई थी डांडी मार्च से स्टेट तक। गांधी जी सरोजिनी नायडू ने की थी, साबरमती आश्रम टू दांडी गए थे 1930 में। और सत्याग्रह जो, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह पर किसने ये जो डांडी मार्च है ये की, तमिलनाडु में की सी राजा गोपालाचारी ने, मलाबार में केलप्पन ने, और इसको वाईकोम सत्याग्रह कहते हैं। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ने, बिहार में नॉन चौकीदार टैक्स लगा था, पेशावर में बादशाह खान, जिनको खान अब्दुल गफार खान भी कहते हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट्स। और दरसना से सरोजनी नायडू थी, मणिपुर एंड नागालैंड से रानी गेडुलियो थी। रानी गेडुलियो को रानी का टाइटल किसने दिया था, नेहरू जी ने दिया था। फिर गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट, इसमें क्या हुआ था कि कुछ डिमांड्स गांधी जी की मान ली गई थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकालने की बात हुई थी, ना कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको निकालने के लिए, जिनमें भगत सिंह भी थे, और भगत सिंह को बाद में फांसी हो गई थी। और ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड CDM, जो मैंने आपको बताई थी। कराची सेशन भी था, जो वल्लभ भाई पटेल थे यहाँ पर। फर्स्ट RTC में कांग्रेस नहीं गई, सिर्फ सेकंड में गई थी कांग्रेस, और गांधी गए थे वहाँ पर। और यहाँ पर कौन थे, मैं आपको बताती हूँ, इरविन थे यहाँ पर वाइसराय जब पहली हुई, और जब दूसरी हुई तो लॉर्ड वेलिंगटन थे, जब तीसरी हुई तो भी लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो तीसरी में कोई भी नहीं गया था, दूसरी में गांधी जी गए थे। और एक चीज़ याद रखना कि पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों को एक इंसान ने ज्वाइन किया था, वो थे अम्बेडकर, ठीक है, तीनों को किया था। और बाकी तो ठीक है, पहले या पढ़ लेना। और दूसरे में जो ये थी, गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी थी, लेकिन कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले सोल रिप्रेजेंटर थे ये गांधी जी। और जब इंडिया की डिमांड नहीं मानी गई थी तो सेकंड RTC के बाद
सिविल मार्शल लॉ स्टार्ट हो गया था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि गांधी जी ने फिर से सीडीएम रिज्यूम कर ली थी, और सीडीएम बाद में 1934 में जाकर पूरी तरह से विड्रा कर गई थी, कर दी गई थी, और बहुत ब्रूटली सप्रेस की थी ब्रिटिशर्स ने, तभी जाके विड्रा हो गई। थर्ड तो हो गई ये सारी, फिर फेल हो गई सारी की सारी आरटीसीज। फिर ये वही जो मैंने आपको बताया वही है। और ये कम्युनल अवार्ड जो पीएम राम से मैकडोनाल्ड ने भेज दिया, इसमें इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हाँ, खाली डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं थे ये, बल्कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी थे, मुस्लिम्स के लिए भी थे, यूरोपियंस, सिख्स, एंग्लो इंडियंस और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस के लिए भी थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। फिर गांधी जी ने अपोज किया था, और फिर अंबेडकर और मालवीय के बीच में ऑन बिहाफ ऑफ मालवीय, ऑन बिहाफ ऑफ गांधी, इनके बीच में साइन हुआ था। और मदद किसने की थी? सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है। और हाँ, जब ये सारा कुछ हो गया तो गांधी जी ने सोचा कि यार एक बार तो बड़ी मुश्किल से अम्बेडकर को मना लिया कि ये सेपरेट ये कम्युनल अवार्ड ना माने, लेकिन आगे तो मुझे कुछ करना होगा, तो इसलिए ये गांधी जी बनाते हैं ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ। मतलब जो हरिजन हैं, इनकी सेवक की मतलब इसका मतलब यही है कि हम सबको साथ रख के चलेंगे। हरिजन का मतलब होता है सन ऑफ गॉड्स, ठीक है। तो उनको हम साथ में रख के चलेंगे और अपलिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से इनको कम्युनल अवार्ड नहीं मानेंगे हम, लेकिन हाँ रिजर्वेशन दे देंगे। हाँ, रिजर्वेशन की बात याद रखना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स कौन थे? स्वराजिस्ट वो थे जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिमूव कर दी, विड्रा कर ली, तो ये जो जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, ये कहने लगे हमें नहीं है और कुछ करने को, हम जाके अब एंट्री मारेंगे लेजिस्लेचर्स में। तो ये इनके लीडर्स के नाम लग रहे हैं। हेड प्रिजाइड कर रहे थे उस टाइम सेशन को सी आर दास, तो वही स्वराजिस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, और उसके अंडर हैं मोतीलाल नेहरू और बाकी ये लोग। नो चेंजर्स थे जो कह रहे थे नहीं, हम अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे और बाइकआउट वगैरह करेंगे, और इनमें ये लीडर्स थे। और ये स्वराजिस्ट पार्टी बनी कहाँ थी? गया सेशन में, जिसको हेड करे थे सी आर दास। स्वराजिस्ट क्या चाहते थे ये देख लीजिए आप, तो हमने पढ़ा था। स्वराजिस्ट की बाद में स्वराजिस्ट की पार्टी भी टूट गई थी। कुछ को स्वराज पार्टी कहने जाने लगा, ये आईएनसी के साथ थे, और कुछ को नेशनलिस्ट या रिस्पॉन्सिवनिस्ट कहा जाने लगा, ये इसमें थे लाला लाजपत मालवीय, और कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो थे जिन्ना, ठीक। और हाँ, स्वराजिस्ट का ये फ़ायदा भी हुआ लेजिस्लेचर्स में एंट्री करने का, जैसा कि एक पब्लिक सेफ्टी बिल आई थी, तो उसके और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके थे, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ और दूसरी ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ। याद रखना कि भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्ता के साथ मिलकर क्यों असेंबली में बम फेंका था, किन बिल्स के खिलाफ, तो वो बिल्स मैंने आपको बताई। तो वो बिल जब ये असेंबली में थी तो उसको रिमूव किया गया, तब डिफीट किया गया, तब जब विठल भाई पटेल जो स्वराजिस्ट पार्टी में के मेंबर थे, वो जब सेंट्रल असेंबली में गए और सेंट्रल असेंबली का स्पीकर बने, तो स्पीकर बनने के बाद हाँ, इन्होंने डिफीट करवाई ये बिल, जिसके खिलाफ उन्होंने बम भी फेंका था, ठीक। और है कि मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज़ ये कौन मानते थे? नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और हाँ, ये याद रखना, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ बनी थी? ताशकंद में, और बनाई थी एम एन रॉय ने। और ये कुछ कास्ट मूवमेंट्स हैं, जस्टिस पार्टी मद्रास में थी, इनके लिए मैं अलग भी एक सेशन होगी, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस 1937 में जो इलेक्शंस हुए उस 1935 के एक्ट के बेस पर, तो उसमें आईएनसी की बहुत बड़ी जीत हुई थी, मैंने आपको बताया था। उसमें 8 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जिनमें 6 में तो वो मेजॉरिटी में ही थी, ठीक है। और किस किस प्रोविंस में मेजॉरिटी में नहीं थी वो दो इंपॉर्टेंट है, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, बाकी 6 प्रोविंसेस में थी, और 8 में से 2 में नहीं थी, ठीक है। और ये नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस। एक याद रखना कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने कब कब रिज़ाइन किया था। एक तो ये सी आर दास मोतीलाल ने जब स्वराजिस्ट पार्टी बनाना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी ने एनसीएम विड्रा कर ली थी, तब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया था। और दूसरी बार जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही थी, तो ये कहते थे हम सपोर्ट नहीं करेंगे आईएनसी वाले, तो इन्होंने भी अपनी रिज़ाइनेशन दे दी थी। और जो था मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था कि चलो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने किया रिज़ाइन, हम हमारे सर से थोड़ा सा बोझ कम हुआ, वरना ये हमें डोमिनेट करके रखते थे, तो अब हम हुए थोड़ा सा फ्री, डे ऑफ डिलीवरेंस। और वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, इन्होंने डिमांड्स तो लिखी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दो और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो, लेकिन लिंथ लिथ को वाइसराय ने कहा कि रिजेक्ट
नहीं मानूंगा। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इसकी मीटिंग हुई, इसमें गांधी जी बोलने लगे कि हमें अभी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो अभी वीक हैं। सुभाष चंद्र ने बोला कि नहीं, मैं सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाऊंगा। नेहरू ने भी कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। फिर हो गया लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मुस्लिम लीग ने करवाया था 1940 में। इसमें पार्टीशन ऑफ द कंट्री के बारे में बात की गई मिंटो पार्क में। और रेजोल्यूशन जो है इसमें पाकिस्तान का नेम नहीं था, याद रखना। और फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये मैड आइडिया है 2 नेशन थ्योरी का, कोई 2 नेशंस नहीं बनेगी, सिर्फ इंडिया यूनाइटेड रहेगा, पूरी इंडिया ही रहेगी। और अगस्त अपन 1940 में आया और तब INC का प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम, याद रखना। और इसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की पहली बार, ठीक, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात की, और ठीक है। और डोमिनियन स्टेटस तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर लिया, हमें नहीं चाहिए। नेशनल डिफेंस काउंसिल बनाने की भी बात की। और फिर था इंडिविजुअल सत्याग्रह, याद रखना। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया, फर्स्ट सत्याग्रह ही माना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेकंड और इन्हें फर्स्ट। और दिल्ली चलो मूवमेंट भी यहीं पे हुई थी, मतलब ये स्लोगन भी यहीं पे दिया गया था। देन हाँ, ये याद रखना कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद जब दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, तो उसके बाद गांधी जी ने कहा कि मेरे बाद नेहरू ही हैं जो मेरे सक्सेसर हैं, रादर देन सी राजागोपालाचारी। हालांकि उनको भी बहुत माना जाता था, लेकिन इन्होंने नेहरू को माना। तो याद रखना, गांधी जी ने अपना सक्सेसर किसे माना था? नेहरू को। क्रिप्स मिशन, ये विंस्टन चर्चिल PM ने भेजा था। इसने भी कहा कि डोमिनियन स्टेटस दूंगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दूंगा, लेकिन इसने प्रोविंसेस को काफ़ी पावर्स दे दिए। इसने कहा कि प्रोविंसेस जो हैं वो चाहे तो कभी भी इंडिया से निकल सकते हैं, नॉन एसेशन, ज़रूरी नहीं है कि वो SSC होके रहें, वो कभी भी सेसेशन कर सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस तरह से अगर होता तो फिर तो पार्टीशन लाजमी थी, तो नहीं माना गया कांग्रेस ने। और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसमें से जो मेंबर्स होंगे, जो प्रोविंसेस के मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स के होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, ओके। और कहा कि लेकिन ये सब हम देंगे कब? आफ्टर द वार, ठीक है। वो आफ्टर द वार, इसलिए गांधी जी ने कहा कि आफ्टर द वार, दैट मीन्स दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक, हमें नहीं चाहिए। क्या पता ये जीते ना जीते और हार रहे और हम भी कहीं के ना रहें। अगस्त ऑफ और क्रिप्स मिशन में क्या फ़र्क था, ये आप देख सकते हो। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त रिवोल्यूशन भी कहते हैं, 1942 में हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अगस्त, याद रखना, 1942। और इसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, जो ग्वालियर टंग मैदान मुंबई से स्टार्ट हुई। और ये ड्राफ्ट इसका बनाया था नेहरू ने, क्योंकि इन्हीं को तो गांधी जी ने अपना सक्सेसर बनाया था। और इसी में गांधी जी ने कहा डू और डाई, लेकिन ये नॉन वायलेंट थी, याद रखना। कोई बोलते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट वायलेंट थी, ये नॉन वायलेंट थी, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स वायलेंट हो गए थे। और ये वारदा सेशन में इसको अप्रूव किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और स्ट्रगल क्विट इंडिया मूवमेंट के रीज़न ये थे कि बहुत सारे रीजन थे, क्रिप्स मिशन वगैरह भी। और एक स्कॉच अर्थ पॉलिसी भी थी, जिसमें स्कॉच अर्थ पॉलिसी का मतलब है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, इन्होंने वो सारी चीज़ें को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया जिसको एनिमी यूज़ कर सकते हैं। एनिमी मतलब हम इंडियंस यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि बोट्स वगैरह, कुछ भी चीज़ ऐसी हैं उसको डिस्ट्रॉय करो, दैट्स स्कॉच अर्थ पॉलिसी। और एक मिनट, हाँ, ये क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में के दौरान कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स बन रही थी, ठीक है। एक तो उषा शर्मा ने रेडियो स्टार्ट किया था, लेकिन जो गवर्नमेंट्स बन रही थी, एक गवर्नमेंट बनी थी ये बलिया यूपी में चित्तू पांडे ने बनाई थी, ठीक। दूसरा था तमलोक बंगाल में 2 बनी थी। तमलोक बंगाल में एक बनी जैत्या सरकार, जिसको सतीश समंता ने बनाया, और दूसरी बनी विद्युत वाहिनी, ठीक। फिर तीसरी थी प्रति सरकार, ये बनी सतारा में, ठीक। और ये बनाई चौहान ने और नाना पाटिल ने, ठीक। और अब यहाँ से पढ़िए आप, अपोज किसने किया? अपोज किया इन लोगों ने, अपर क्लास ने, मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया, और हिंदू महासभा ने भी। लेकिन सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस तो ऑफकोर्स सपोर्ट करनी थी, बाकी ये सारी चीज़ें। और इसके दौरान जो 3 इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे, उन्होंने भी QIM के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान रिजाइंस कर लिए थे। फिर ये महात्मा गांधी ने क्या डू और डाई का नारा लगाया, जयप्रकाश नारायण। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनको आप देख लेना। अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है ये ग्रैंड ओल्ड लेडी थी। और किसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया था ये आप देख सकते हो यहाँ से। और ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है।
सुभाष चंद्र बोस को नहीं कहा जाता है, मैं क्या बोल रही हूँ, गांधी जी को कहा जाता है, एवरीवन नोज फादर ऑफ नेशन, लेकिन इनको कहा किसने था, एस सी बोस ने। हालांकि इनकी काफ़ी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, बट स्टिल इन्होंने इनको फादर ऑफ नेशंस कहा। बाकी आप देख लेना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा होगा। सी राजा गोपालाचारी, ये भी आप देख लेना, दैट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ये चाहते थे कि डेडलॉक हो जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और कह रहे थे कि प्लेबिसिट कर देंगे ना हम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो होंगे उनमें, तो अगर प्लेबिसिट होता तो फिर तो ये लोग अलग हो ही जाते मुस्लिम हिंदू, तो ये नॉट अ गुड आइडिया। तो देसाई लियाकत बयान पैक्ट, ये भी जो था इक्वल मेंबर्स के बारे में बात करा था कि कांग्रेस और लीग के जो है इक्वल मेंबर्स जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, जबकि जो मुस्लिम्स हैं ये माइनॉरिटी में है, तो स्टिल ये इट वाज नॉट अ गुड आइडिया। तो ये भी इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा था। वेबल प्लान आया, इसको ब्रेक डाउन प्लान भी कहते हैं, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी, तो इसमें भी सेम यही बात की गई थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे मुस्लिम हिंदूज़ को। और हाँ, एक चीज़ की गई थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे मेंबर इंडियन होंगे एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, वो हमारे होंगे ब्रिटिशर्स के, मतलब। और मतलब ये मैंने लिखा है कि जो मुस्लिम्स थे वो सिर्फ 25% ही कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन स्टिल उनको कहा गया था कि हाफ जाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट में। तो वेबल प्लान तो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन आईएनसी ने रिजेक्ट किया था। मुस्लिम लीग जो थी उसने एक्सेप्ट ही कर लिया था, बट जिन्ना अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें पूरी तरह से वीटो पावर नहीं दिया गया है, तो हम प्रोविंसेस को इतनी आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इनको टू थर्ड मेजॉरिटी नहीं मिली थी, जो ये कह रहे थे कि जो भी मुस्लिम्स के खिलाफ फैसला किया जाएगा लेजिस्लेचर वगैरह में, उसके खिलाफ जो मतलब डिसीजंस लिया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से, बट वो भी नहीं पूरी हुई थी। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने, ये तो काफ़ी लंबा है थोड़ा, इसमें फ़िलहाल आप इतना याद रख लो कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी मोहन सिंह ने बनाई थी, और इसके कमांडर थे ये, और सिंगापुर से स्टार्टिंग हुई थी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बाकी की फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, तो उसकी हमें लिंक टूट जाएगा। और आईएनए की ट्रायल जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, इसका ट्रायल वगैरह ये भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। RIN म्यूटनी, बस ये 3 ही टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं। कैबिनेट मिशन, फिर जो कैबिनेट मिशन आया काल, इसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस, ये 3 मेंबर्स थे। इसने इंटरिम गवर्नमेंट की बात की और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की, लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया की बात की। किसी ने भी ये नहीं माना कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, वो बाद में माउंटबेटन प्लान ने लास्ट पे माना। और ये भी कहा कि इंडिया जब भी चाहे कॉमनवेल्थ से निकल सकती है, और कहा कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स फिलहाल तो कॉमन सेंटर के पास रहेंगे, जिसको अभी ब्रिटिश ही हेड कर रहा है, लेकिन काफ़ी वीक सेंटर है। बाकी इंटरिम गवर्नमेंट आप अपनी बनाओ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, और वोटिंग जो होगी वो 3 ग्रुप्स में होगी, जनरल्स, मुस्लिम्स और सिख्स, और 389 मेंबर्स होंगे, टोटल 389 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसमें 93 तो होंगी प्रिंसली स्टेट्स और 296 होंगी ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या है, 4 होंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और 292 होंगी, 292 सीट्स दी जाएंगी 11 गवर्नर प्रोविंसेस को, ठीक। और बाद में जब रिजल्ट्स हुए थे इसके, कौन जीता कितनी सीट्स, वो उसमें से 208 जीती थी आईएनसी ने, 73 जीती थी मुस्लिम्स ने, और 15 जीती थी बाकियों ने, अदर्स। हम ये देख लेते हैं कि मुस्लिम्स वगैरह को, इसमें से अगर हम देखें तो 210 थी जनरल्स के लिए, 78 थी मुस्लिम्स के लिए, प्लस 4 थी सिक्स के लिए, तो ये आप इस तरह से बना लीजिएगा। मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, एक फ्लो होता है ना, फ्लो चार्ट सा, वो याद रहता है। और जो ये प्रोविंसेस थे ये कंपलसरी ग्रुपिंग कर ली गई थी इनमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, याद रखते हो तो रख लेना। लेकिन ये याद रखना कि जो सेक्शन ए था उसको हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उसमें, और जो बी और सी थे उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थे, ठीक है। तो इस वजह से तो इस तरह की पार्टीशन भी हो सकती है बाद में, तो मतलब बन सकता है, लेकिन इन्होंने पार्टीशन की बात नहीं की कैबिनेट मिशन ने। और एक और चीज़ कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको सारे सब्जेक्ट्स दिए गए, इन पर से ब्रिटिश की पैरामाउंसी हटा दी गई, और अब ये फ्री हैं कि चाहे जब अगर पार्टीशन हो गई इन केस, तो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान, फ्री हैं ये प्रिंसली स्टेट्स। और जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को भी सब्जेक्ट सारे दिए गए एक्सेप्ट यूनियन एंड रेसिडुअरी, ठीक है। प्रिंसली को सारे, लेकिन प्रोविंसेस को यूनियन और रेसिडुअरी नहीं दिया। और
जो नेहरू थे, इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो सावरीन बॉडी है, और ये चीज़ अच्छी नहीं लगी नेहरू को। वो कहने लगे अगर ये सावरीन बॉडी है तो फिर तो हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, पार्टीशन कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बाद में पहले एक्सेप्ट किया, देन रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने मुस्लिम जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया अगस्त 16 को, जिन्होंने और तब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के, हुसैन शाहिद, ये सोहरावर्दी थे, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन, इन्होंने स्टार्ट किया। और बहुत ज़्यादा किलिंग और वायलेंस हो गई इस डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से। और इंटरिम गवर्नमेंट फिर जब लास्ट पे जाके बनी तो जवाहरलाल नेहरू इसको हेड कर रहे थे। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी ये विदाउट मुस्लिम्स बनी। विद मुस्लिम्स उस वक्त इसमें नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अलग से अपना एक्शन डे मना रखा था। वो कह रहे थे हम अलग रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसमें क्या क्या था वो मैंने ऑलरेडी ये आपको बना के दिखा दिया, आप ऐसे ही अपना बना लेना। ये याद रखना कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे पहले प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पहला पार्लियामेंट माना गया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही पहला पार्लियामेंट माना गया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर उसके बाद एटलीस्ट की स्टेटमेंट आ गई कि हम कब, डेडलाइन ये है कि हम जून 1948 में इंडिया को छोड़ जाएंगे। प्लस ये कह गया कि लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसराय होंगे इंडिया के, और लास्ट वाइसराय भी होंगे ब्रिटिश इंडिया के, क्योंकि इसके बाद तो इंडिया डोमिनियन बन जाएगी और इंडिपेंडेंट होने वाली है। और तब मुस्लिम लीग ने स्टार्ट कर दी सिविल मास डिसोबीडियंस। फिर और दंगे फसाद हुए, माउंटबेटन प्लान आ गया इस स्टेट को, एंड इन्होंने कहा कि अब फर्स्ट वाइसराय जो होंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के, एक्चुअली फर्स्ट जो थे वो वही थे माउंटबेटन, ये लास्ट थे, इन्होंने थोड़ा सही तरह से नहीं लिखा है। जो लास्ट गवर्नर जनरल फ्री और डोमिनियन इंडिया के बने थे वही यही थे, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, और जो पहले फ्री इंडिया के थे वो माउंटबेटन ही थे। ठीक है, उसके बाद माउंटबेटन प्लान में ये सारी चीज़ें कही गई हैं, और ये चीज़ें यही हैं कि पार्टीशन हो सकती है, और अगर पार्टीशन हो गई तो रेड क्लिफ जो होंगे वो पार्टीशन के कमीशन बनाए जाएंगे, बाउंड्री कमीशन बनाए जाएंगे। और इसमें यह कहा गया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल का, इसमें रेफरेंडम कराया जाएगा, लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। और सिंध रीजन जो है वो फ्री है, वो किसी के साथ भी रह सकते हैं, फ्री टू डिसाइड। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस एरियाज़ पर लागू नहीं होगी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो इस तरह से तो सामने दिख रहा था कि अब तो पार्टीशन होगी ही होगी, एंड देन हो जाती है पार्टीशन, और उसके ये कमीशन बनते हैं रेड क्लिफ। ये आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया वही है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लास्ट आया 1947, इसमें ये कहा गया कि जो इंडियन डोमिनियन है एक, और एक है पाकिस्तान, और इंडियन डोमिनियन जो है उसके जो होंगे गवर्नर जनरल वो बनेंगे माउंटबेटन, और जो पाकिस्तान है उसके बनेंगे एम ए जिन्ना। याद रखना ये दोनों के लिए नहीं था माउंटबेटन, ये इंडिया के लिए था, और जिन्ना थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। तो ठीक है, और ये कहा गया कि जब तक नई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाती तब तक तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला ही हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, जब तक हमारी नहीं आ जाती। और ये उसके बाद है कि कैसे इंटीग्रेशन हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी इम्पॉर्टेंट काम किया है इंटीग्रेट करने के इंडिया को। और इन्होंने, नेहरू ने प्रिजाइड किया था और ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस को, और 2 फेजेस में इंटीग्रेट किया गया था इंडिया को, फेज़ फर्स्ट फेज़ सेकंड। पहले फेज़ में जो सारी की सारी जो थी इंडिया के साथ चली गई थी, लेकिन ये प्रोविंसेस ये नहीं मान रहे थे, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, और इनको क्या किया गया, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू इंडिया के साथ जोड़ा गया। ये 3 याद रखना, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। बस, तो यहाँ पर हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हो गई। गाइस, मैंने बहुत कोशिश की इसको शॉर्टकट करने की, लेकिन बाकी की वीडियोस वगैरह जो भी होती हैं उनमें तो वो कोई करते हैं 1 आधे घंटे में भी ख़त्म कर देते हैं मैराथन बना के, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बताते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के। और आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय सेशन, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।